सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर या यूरोप के इतिहास में आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो है ईस्टर्न क्वेश्चन एंड क्रीमियन वॉर, यानी पूर्वी समस्या और क्रीमिया युद्ध। तो इसमें हम देखेंगे कि ये पूर्वी समस्या क्या थी और इसकी वजह से ही किस तरह से क्रीमिया युद्ध हुआ, उसमें कौन कौन से देश शामिल थे और इस युद्ध के क्या कुछ परिणाम निकले। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं ये पूर्वी समस्या क्या थी। ये पूर्वी समस्या बेसिकली यूरोप महाद्वीप से संबंधित है, एक तो आप क्लियर कर लीजिए। दूसरा, यूरोप का जो पूर्वी भाग है और कुछ दक्षिणी भाग है उस क्षेत्र से संबंधित ये समस्याएं थी, अगर आप सीधे रूप में समझे तो। और इस क्षेत्र की समस्या को लेकर के यूरोप की बड़ी बड़ी जो शक्तियां हैं या महाशक्तियां थी उस समय, जैसे इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, इनके बीच में जो तनाव पैदा हुआ वो ये एक तरह से पूर्वी समस्या है। तो इतिहास में पूर्वी समस्या या प्राच्य समस्या, जिसको ईस्टर्न क्वेश्चन के नाम से भी जाना जाता है, से आशय ओटोमन साम्राज्य के कमजोर होने पर यूरोप की महाशक्तियों के बीच उपजे रणनीतिक सफलता एवं राजनीतिक स्थिति से लिया जाता है। 18वीं शताब्दी के अंत से लेकर 20वीं शताब्दी के अंत तक जो ओटोमन साम्राज्य है वो राजनीतिक एवं आर्थिक अस्थिरता से जूझ रहा था, और इसीलिए टर्की जो ओटोमन साम्राज्य का ही महत्वपूर्ण एक आधार था, जहाँ से ओटोमन साम्राज्य संचालित हो रहा था, जो आज टर्की देश है, और कुस्तुतुनिया या इस्तांबुल उसकी राजधानी थी। तो उसको यूरोप का रोगी या सिक मैन ऑफ यूरोप कहते थे। पूर्वी समस्या के अंतर्गत एक दूसरे से जुड़ी अनेक समस्याएं थी, जैसे ओटोमन साम्राज्य की सैनिक पराजय, संसाधनों का दिवाला, ओटोमन साम्राज्य की राजनीतिक एवं आर्थिक आधुनिकीकरण का अभाव, प्रांतों में सामाजिक धार्मिक राष्ट्रीयता का उदय तथा महाशक्तियों की आपसी प्रतिद्वंद्विता। तो ये कुल मिलाकर सारी पूर्वी समस्याएं थी। यानी सीधे साधे शब्दों में हम देखें तो ओटोमन साम्राज्य के कमजोर होने के बाद पूर्वी यूरोप में जो समस्याएं पैदा हुई और जिसने महाशक्तियों के बीच में तनाव पैदा कर दिया, उसे ही पूर्वी समस्या के नाम से जाना जाता है। पूर्वी समस्या यूरोप के दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित तुर्की साम्राज्य की ईसाई जनता की आज़ादी की भी समस्या थी। वस्तुतः पतनोन्मुख तुर्की साम्राज्य ने यूरोप के इतिहास में 19वीं शताब्दी में जिस समस्या को जन्म दिया उसी को पूर्वी समस्या कहते हैं। मतलब बहुत सारे मायने हैं, बट मोटे मोटे रूप से हम यही कहेंगे कि ओटोमन साम्राज्य के पतन के पश्चात दक्षिणी पूर्वी यूरोप के राज्यों के बीच में जो तनाव और महाशक्तियों के आपसी जो रंजिश पैदा हुई उसे ही हम पूर्वी समस्या कहते हैं। ये बहुत ही जटिल, उलझी हुई तथा विभिन्न देशों के परस्पर विरोधी हितों से संबंधित समस्या थी। इस समस्या ने प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि का कार्य किया। इतिहासकार हेजन ने लिखा है, पूर्वी समस्या प्रमुखतः यूरोपीय क्षेत्र में स्थित तुर्की साम्राज्य के भाग्य की समस्या थी। तो आप ये भी डेफिनेशन लिख सकते हैं। इसी तरह इतिहासकार लिस्टन ने लिखा है, पूर्वी समस्या सदैव से एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या बनी रही जो किसी न किसी रूप में सदियों से यूरोपीय राजनीति की पृष्ठभूमि को प्रभावित करती रही है। ये कुछ डेफिनेशन है हेजन और लिस्टन की। 16वीं शताब्दी के आते मतलब भूमिका अगर देखें तो 16वीं शताब्दी तक आते आते तुर्की ओटोमन साम्राज्य ने यूरोप के दक्षिणी पूर्व में स्थित बाल्कन प्रायद्वीप के सभी देशों पर कब्जा जमा लिया। यानी इसके जो दक्षिणी पूर्वी भाग था उसको बाल्कन पेनिनसुलर या बाल्कन प्रायद्वीप के नाम से जाना जाता है। इस यूरोपीय बाल्कन प्रदेश में रोमानिया, बुल्गारिया, मकदूनिया, अल्बानिया, यूनान के प्रदेश उस समय शामिल थे और इन सब पर तुर्की का आधिपत्य था। बाल्कन प्रदेश की बहुसंख्यक जनता स्लाव प्रजाति की थी जो ईसाई धर्म से संबंधित थी और ग्रीक चर्च के सिद्धांतों को यानी ऑर्थोडॉक्स चर्च के सिद्धांतों का पालन करती थी। ओटोमन साम्राज्य जो बेसिकली तुर्की साम्राज्य था, इस्लाम धर्म द्वारा संचालित था। उनके द्वारा ईसाइयों पर अत्याचार किया जाता था। 18वीं शताब्दी तक तुर्की साम्राज्य अति विशाल था और शक्तिशाली बना रहा, किंतु 19वीं शताब्दी में साम्राज्य के पतन की प्रक्रिया उत्तरोत्तर बढ़ती गई। धीरे धीरे तुर्की की हालात इतने खराब हो गए कि उसे यूरोप का मरीज कहा जाने लगा।
और उसके मरीज बनने से या उसकी स्थिति में गड़बड़ी होने से जो यूरोप के प्रमुख राष्ट्र है, जैसे रूस है, फ्रांस है या इंग्लैंड है, उसकी पतनोन्मुख अवस्था से जो लाभ उठाने का प्रयत्न करने लगे, उसी से ही पूर्वी समस्या की शुरुआत होती है। इसी पूर्वी समस्या के कारण फिर आगे यह, मतलब एक बात तो पूर्वी समस्या क्लियर हो गई। अब इसी पूर्वी समस्या के कारण एक युद्ध लड़ा गया जिसको क्रीमिया युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध का जो पीरियड है वो 1854 से 56 के बीच है। रूसी सम्राट जो थे जॉन निकोलस प्रथम, वो रूस का और अधिक विस्तार करना चाहते थे। इसके हम कारण पढ़ेंगे। बाल्कन प्रदेश में रूसी महत्वाकांक्षा ने कालांतर में ऐसी स्थितियां पैदा कर दी कि यूरोप में क्रीमिया का युद्ध छिड़ गया। क्रीमिया भी एक प्रायद्वीप है। यह युद्ध काले सागर में उत्तर में स्थित क्रीमिया प्रायद्वीप पर 1854 से 56 के बीच में लड़ा गया। इस युद्ध में एक तरफ रूस तो दूसरी तरफ इंग्लैंड थे, तुर्की था, फ्रांस था और बाद में सार्डिनिया ने भी भाग लिया, जो हमने इटली के एकीकरण में पढ़ा था। 19वीं शताब्दी में लड़ा जाने वाला यह युद्ध एक बेकार युद्ध माना जाता है। रूस जो है वो यूरोप के बीमार अर्थात तुर्की साम्राज्य का विभाजन कर एक बड़े भाग पर अधिकार करना चाहता था। इसी कारण ये युद्ध हुआ। इसके जो अन्य महत्वपूर्ण कारण है उनकी चर्चा हम अभी कर लेते हैं। इस युद्ध के कारणों में सबसे पहला है तुर्की साम्राज्य पर रूसी प्रभाव का खतरा। यानी जो तुर्की साम्राज्य है उसके ऊपर यूरोपीय देशों को ऐसे लगना लगा कि भी यूरोप है जल्दी इसके ऊपर नियंत्रण स्थापित कर लेगा, जिसके कारण पूरे यूरोप का शक्ति संतुलन बिगड़ जाएगा। रूस द्वारा तुर्की साम्राज्य के विभाजन की पहल करना। जार निकोलस प्रथम ने 1844 में जब ब्रिटेन की यात्रा की तो उसने तुर्की साम्राज्य को आपस में बांट लेने का प्रस्ताव भी रखा। 1853 में भी ऐसा ही प्रस्ताव रखा गया कि तुर्की अर्थात यूरोप के सिकमैन को बांट लिया जाए, लेकिन इंग्लैंड इसके लिए तैयार नहीं हुआ। उसने इन प्रस्तावों को खारिज कर दिया। इसके कारण रूस व इंग्लैंड के संबंध खराब हो गए थे। तीसरी बात हम देखें तो पवित्र स्थानों के संरक्षण को लेकर भी विवाद था। फ्रांस एवं रूस दोनों ही पवित्र स्थल जेरूसलम पर अपना अपना दावा करते थे। इसके कारण भी तनाव बढ़ गया। चौथा देखें तो मालडेविया और वेलेशिया पर रूसी प्रभुत्व को लेकर भी तनाव पैदा हो गया। 31 मई 1853 को जार निकोलस ने रूस की मांगों को स्वीकार करने का पत्र तुर्की सुल्तान को लिखा, परंतु उस पत्र का कोई जवाब नहीं दिया गया, जिसके कारण रूसी सेनाएं जुलाई 1853 में परथु नदी को पार करके मालडीविया और वेलेशिया पर अधिकार कर लिया, जिसके कारण इंग्लैंड व फ्रांस को बड़ी घबराहट हो गई। ऐसी स्थिति में ऑस्ट्रिया विदेश मंत्री काउंट बोल ने युद्ध को टालने के उद्देश्य से इंग्लैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रिया और पर्सा के प्रतिनिधियों को जुलाई 1553 में वियना में आमंत्रित किया और इस सम्मेलन में रूस और तुर्की के विवाद को सुलझाने का प्रयत्न किया गया, परंतु इसमें सफलता नहीं मिली और इसे वियना नोट के नाम से जाना जाता है। तो जब ये नहीं हुई तो फिर युद्ध प्रारंभ हो गया। इंग्लैंड और फ्रांस के द्वारा रूस को चेतावनी दी गई कि वो मालडेविया और वेलेशिया पर जो अधिकार किया उसको तुरंत छोड़ दे, लेकिन रूस के द्वारा ऐसा नहीं किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप तुर्की ने रूस के विरुद्ध 1853 में युद्ध की घोषणा कर दी। बाद में जनवरी 1854 के अंदर इंग्लैंड व फ्रांस का जहाजी बेड़ा भी काला सागर में उतर आया। 27 फरवरी को एक बार फिर इंग्लैंड व फ्रांस ने रूस को 30 अप्रैल तक मालदीविया व वेलेशिया छोड़ने की चेतावनी दी। 27 मार्च को इंग्लैंड व फ्रांस के बीच युद्ध ठोक दिया गया, जिसमें जार निकोलस प्रथम को सफलता नहीं मिली और अंततः एक तरह से हम कह सकते हैं कि इसके अंदर रूस है वो पराजित हुआ और इंग्लैंड व फ्रांस है वो विजित राष्ट्रों के रूप में उभर कर सामने आए, जिसके परिणाम स्वरूप पेरिस की संधि हुई, जिसकी मुख्य बातें मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तुर्की प्रदेशों की अखंडता और राजनीतिक स्वतंत्रता को सभी यूरोपियों ने स्वीकार किया। यूरोपीय शक्तियों ने स्वीकार किया कि वे तुर्की साम्राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे।
इसके साथ साथ काले सागर का तटस्थीकरण कर दिया गया। रूस ने भी मालडेविया और सर्बिया पर अपने संरक्षण के अधिकार त्याग दिए। बसेरिया का प्रदेश जो पहले रूस के नियंत्रण में था, मालडेविया को सुपर्द कर दिया गया। तो इस तरह से ये जो क्रीमिया युद्ध है वो समाप्त हो जाता है। अब हम देख लेते हैं इस क्रीमिया युद्ध के परिणाम क्या निकले। तो जैसा कि ब्रिटिश नेता रॉबर्ट मारिया ने कहा है कि ये एक बहुत ही बेकार युद्ध था, इसको बहुत ही बेकार युद्ध माना जाता है, जिसका कोई परिणाम बड़ा अच्छे ढंग से निकल करके सामने नहीं आया या बेवजह से लड़ा गया ये एक युद्ध था। क्रीमिया का युद्ध घटिया, शोक संतप्त और मनहस पादरियों को एक धार्मिक गुफा की चाबियां सौंपने का युद्ध था, जैसा कि फ्रांसीसी लेखक थिए ने कहा है। इस युद्ध को व्यर्थ एवं बेकार क्यों कहते हैं? तो इस युद्ध को व्यर्थ एवं बेकार इसलिए कहते हैं क्योंकि इससे न तो तुर्की साम्राज्य के विघटन को बचाया जा सका, ठीक है ना, और न ही रूस की साम्राज्यवादी मंशों को सदा के लिए नियंत्रित किया जा सका। मतलब जो उद्देश्य था कि भी रूस के विघटन को बचाना या रूस के साम्राज्यवादी विचारों को त्यागने के लिए मजबूर करना, वो दोनों इससे पूरे नहीं हुए, इसीलिए इसको बेकार का युद्ध कहा जाता है। तुर्की साम्राज्य की ईसाई प्रजा पर अत्याचार भी कंटिन्यू होता रहा, उसको भी नहीं रोका जा सका। बाल्कन और काला सागर में रूस की दिलचस्पी में कोई कमी नहीं आई। सर्बिया को स्वशासन मिलने की बात ने इस क्षेत्र की जनता के मन में अपनी स्थिति को और अधिक बेहतर बनाने अर्थात पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करने की अभिलाषा जागृत कर दी। फलतः ओटोमन साम्राज्य के विघटन को और ज़्यादा प्रोत्साहन मिला, इसीलिए इसको एक बेकार का युद्ध कहा जाता है। इसके अलावा अगर हम और बातें देखें तो मुद्दों के दृष्टिकोण से यह युद्ध चाहे व्यर्थ माना जाए, किंतु परिणामों की दृष्टि से इसको महत्वपूर्ण माना जाता है। जैसे एक तो पिडमांट सार्डिनिया को इस युद्ध से बड़ा लाभ हुआ, उसने इटली के एकीकरण को एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है बना दिया और इंग्लैंड और फ्रांस को अपने पक्ष में करने में भी सफल रहा और पेरिस शांति सम्मेलन में अपना स्थान भी सुरक्षित कर लिया। फ्रांस की मदद से इटली के अपने एकीकरण के चरण को पूरा भी किया और 1815 की वियना व्यवस्था थी उसको इस संधि के द्वारा हिला दिया गया, ठीक है। तो ये इसका एक प्लस पॉइंट था इटली के लिए विशेषकर। इसके अलावा इस युद्ध ने रेड क्रॉस जैसी संस्थाओं को जन्म दिया। इस संबंध में फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम उल्लेखनीय है, जिसने इस युद्ध के अंदर जो घायल लोग थे उनकी सेवाएं की। यह पहला युद्ध था जिसमें महिलाओं ने युद्ध नर्सों के रूप में स्थान पाया। यह पहला युद्ध था जिसमें तार तथा छापे खाने ने घटनाक्रम पर असर डाला। यह पहला युद्ध था जिसका पूरा लेखा जोखा संवाददाताओं द्वारा अखबारों में प्रस्तुत किया गया। तो मतलब ये बहुत सारे ऑब्जेक्टिव टाइप वर्ल्ड हिस्ट्री के क्वेश्चन भी इस युद्ध से निकल कर आते हैं। जैसे रेड क्रॉस संस्था का जन्म किस युद्ध से हुआ, या फ्लोरेंस नाइटिंगेल का संबंध किस युद्ध से था, या ऐसा कौन सा पहला युद्ध था जिसमें संवाददाताओं द्वारा अखबारों द्वारा बड़ा लेखा जोखा प्रस्तुत किया गया। यह पहला युद्ध था जिसमें ब्रिटेन और फ्रांस एक साथ एक पक्ष की ओर से लड़े, क्योंकि वह समझते थे कि पूर्वी भूमध्य सागर में उनके हितों को रूस से खतरा है। तो इस तरह से ये इसके परिणाम थे। अब अगले वीडियो में हम बर्लिन सम्मेलन के बारे में देखेंगे। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आएगा। थैंक यू। जय हिंद।